1971 का भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के इतिहास में काफ़ी अहमियत रखता है। उसी साल भारत ने पाकिस्तान को वह जख्म दिया था जिसकी टीस पाकिस्तान को हमेशा महसूस होती रहेगी। बांग्लादेश की बात करें तो यह वही साल था जब दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा। 1971 के उस इतिहास बदलने वाले युद्ध की शुरुआत 3 दिसंबर 1971 को हुई थी। पाकिस्तान को इस लड़ाई में ऐसी मात मिली थी कि ढाका स्टेडियम में करीब 93,000 पाकिस्तान सैनिकों को घुटने टेकने पड़ गए थे। आज हम बात करेंगे 1971 के वॉर की कहानी की। दोस्तों, 1971 वॉर की कहानी किसी एक्शन मूवी से कम नहीं है। इस वॉर में एक विकासशील देश ने दुनिया की सबसे महाशक्तिशाली देश को अपने ही खेल में उलझा दिया था। इस वॉर के बारे में सुनकर आपका सीना चौड़ा हो जाएगा। और हाँ, ये जंग इंडिया ने खुद के लिए नहीं बल्कि किसी और देश के लिए लड़ी थी, वहाँ की प्रजा की संरक्षण हेतु से। जी हाँ, ये जंग हिंदुस्तान ने बांग्लादेश, जो कि उस समय पूर्वी पाकिस्तान था, वहाँ की महिलाएं जो कि रेप से जूझ रही थी और हत्याओं को रोकने के लिए लड़ी थी। उस समय बांग्लादेशी स्त्रियों की जो हालत थी, अगर आप देखेंगे तो सहम जाएंगे। उस समय जो पाकिस्तानी थे उनके लिए सिर्फ आपके दिल में नफरत ही बचेगी। यकीन नहीं होता तो गूगल करके देख लीजिए। फिलहाल हम इस जंग के बारे में बात करते हैं। इस वॉर की नींव तो अप्रैल में ही रखी जा चुकी थी। इंदिरा गांधी ने अप्रैल में ही युद्ध करने का प्लान बनाया था, लेकिन उस समय के हमारे आर्मी जनरल मानेक शॉ ने अप्रैल में पूर्वी विस्तार में जंग लड़ने को गलत कहा, क्योंकि उस वक्त पूर्वी हिंदुस्तान की मौसमी हालात ठीक नहीं होती। ऐसे में हमारी सेना जंग कैसे लड़ पाती। इसलिए उन्होंने इंदिरा जी से कह दिया था कि नवंबर से पहले हम जंग नहीं करेंगे, लेकिन तब तक वो हमारे आर्मी और मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग देंगे। दिसंबर 1970 में पाकिस्तान का पहला लोकतांत्रिक चुनाव हुआ। इसमें मुजीबुर रहमान की आवामी पार्टी ने ईस्ट पाकिस्तान की 169 सीटों में से 167 सीटें हासिल की और बेनजीर भुट्टो की पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी ने 138 में से सिर्फ 81 सीटें हासिल की। अब कायदे से पाकिस्तान की सत्ता वेस्ट पाकिस्तान के हाथ में आनी चाहिए थी, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान की सरकार ने वेस्ट पाकिस्तान को सरकार सौंपने से मना कर दिया और उन्होंने बांग्लादेश में विद्रोह के नाम पर लाखों की संख्या में हत्याएं करवाई। इस हत्या का दौर तब शुरू हुआ जब वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान में जनरल टिक्का खान को भेज दिया। ये जनरल टिक्का खान वही थे जिसने बलूचिस्तान के विद्रोह को दबाने में बड़ी बर्बरता दिखाई थी। अब टिक्का खान ने ऑपरेशन सर्च लाइट के तहत विद्रोह के चलते कई लाखों लोगों को मरवा दिया और अब डर के मारे बांग्लादेशी भारत आने लगे। अब हमारे प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी ने फैसला किया है कि हमें बांग्लादेश को बचाना चाहिए और ऐसे हम इस जंग के भागीदार हुए। ये जंग शुरू हुई 3 दिसंबर 1971 को। पाकिस्तान को अंदाजा हो गया था कि बांग्लादेश को बचाने के लिए हिंदुस्तान वहां जंग करेगा, इसलिए उन्होंने हिंदुस्तान की पश्चिमी सरहद यानी कि राजस्थान के एक गांव लोंगेवाला पे हमला बोल दिया, जहां पर हिंदुस्तान की सेना कम थी और यहाँ के 120 जवानों ने पूरी रात 90 के आसपास पाकिस्तानी जंगी टैंक और 2000 से अधिक सेना से लड़ाई की। उस समय पश्चिमी सीमा पर तैनात थे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी। उन्होंने और उसकी टीम ने पूरी रात पाकिस्तान से अकेले हाथों युद्ध किया, क्योंकि उस वक्त हमारे हंटर विमानों की इतनी काबिलियत नहीं थी कि वो रात को भी युद्ध लड़ पाते। और जैसे ही सुबह हुई, हंटर विमानों ने हमला बोल दिया और पाकिस्तान की सेना की ऐसी तैसी कर दी। अब जो कि ये मामला बहुत ही सीरियस हो गया था, इसलिए पश्चिमी पाकिस्तान पर दबाव हुआ कि वो जनरल टिक्का खान को बदल दे और उसकी जगह पर आए जनरल नियाजी। उन्होंने किलाबंदी का रास्ता अपनाया। उन्होंने सभी कम्युनिकेशन सिस्टम्स पर बंदी लगा दी, सभी शहरों को किलों में बदल दिया
लेकिन उन्होंने ढाका को सेफ नहीं किया क्योंकि उसे लगता था कि भारतीय सेना ढाका तक नहीं पहुंच सकती। लेकिन उनका ये एज्यूम्पशन गलत निकला। हिंदुस्तानी सेना ने ढाका की ओर जाते हुए बीच में आते सारे शहरों को जीत लिया और अपना मोर्चा ढाका की ओर बढ़ाने लगे। अब पाकिस्तान को लगा कि हम अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने अमेरिका से हेल्प मांगी और अमेरिका ने इसी के चलते ये झूठी खबर फैला दी कि भारत के उत्तरी भाग पर चीन ने हमला बोल दिया है, जबकि चीन ने ऐसा कुछ किया ही नहीं था। अब एक ओर से पाकिस्तान को अमेरिका, चीन, श्रीलंका और इंग्लैंड का सपोर्ट मिल रहा था, जबकि इंडिया के पास सिर्फ हिम्मत और रशिया की नहीं पाई थी। तो अमेरिका ने यूएन में भारतीय सेना को वापस लौटने और युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा और इस वक्त रशिया ने अपना वीटो पावर यूज करके इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। अब ये लड़ाई सिर्फ जमीन ही नहीं, जल पर भी पहुंच गई थी। हमारे बाहुर सिपाहियों ने पाकिस्तानी युद्ध बोट को नष्ट करना शुरू कर दिया था। भारतीय डिस्ट्रॉयर जहाज आईएनएस राजपूत ने पाकिस्तानी सबमरीन को पानी में ही डुबो दिया और ये भी काफी पेचीदा बात है क्योंकि आईएनएस राजपूत एक बिगड़ा हुआ जहाज था। अब आईएनएस राजपूत का इंजन खराब था तो वो विशाखापट्टनम में रिपेयर हो रहा था और पीएनएस गाजी बांग्लादेश के पास खड़े हमारे जहाज आईएनएस विक्रांत को नष्ट करने जा रहा था, क्योंकि आईएनएस विक्रांत इतना बड़ा जहाज था कि उस पर से हमारे हंटर विमान भी उड़ सकते थे, जो कि अब पाकिस्तान को लगा कि हम आईएनएस विक्रांत को नष्ट कर देंगे तो हिंदुस्तान का मनोबल तोड़ा जा सकता है। और हिंदुस्तान को अब ये पता चल गया था कि पीएनएस गाजी आईएनएस विक्रांत को नष्ट करने के लिए निकल चुका है, अब जो कि उसे केवल आईएनएस राजपूत ही नष्ट कर सकता है। तो अब हिंदुस्तानियों ने यह सोचना शुरू कर दिया कि पीएनएस गाजी को आईएनएस राजपूत के पास यानी कि विशाखापट्टनम कैसे लेकर जाएं। अब आर्मी ने यह खबर फैलानी शुरू कर दी कि आईएनएस विक्रांत को 10 दिन की छुट्टियां मिली है, इसलिए वो विशाखापट्टनम में अपने सामान भर रहा है। अब पीएनएस गाजी मुड़ गया विशाखापट्टनम की ओर। जैसे ही वो वहां पहुंचा, आईएनएस राजपूत ने उन पर हमला शुरू कर दिया और पीएनएस गाजी को वहीं पर पानी में डुबो दिया। अब पीएनएस गाजी पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत थी जो कि डूब गई थी और ये पीएनएस गाजी पाकिस्तान को अमेरिका ने दी थी। और अब अमेरिका को लगने लगा कि पीएनएस गाजी को कोई कैसे डुबो सकता है, इसलिए अमेरिका को यह बात जची नहीं और पाकिस्तानी सेना का भी मनोबल टूटने लग गया था। अब अमेरिका ने अपना सबसे शक्तिशाली जहाज 7 बेड़ों को बांग्लादेश की ओर रवाना कर दिया और इस तरफ से इंग्लैंड ने भी अपने शक्तिशाली प्लेन ईगल को बांग्लादेश के ऊपर खड़ा कर दिया था। अब हिंदुस्तान पर दबाव बढ़ रहा था। उस तरफ चीन का दबाव तो हम रोक सकते थे रशिया की हेल्प से, रशिया का चीन पर दबाव हमें काम आ रहा था, इसलिए चीन कुछ ज्यादा कर नहीं पा रहा था। लेकिन अब रशिया ने अमेरिकी जहाजों को घेर कर उस पर मिसाइल टांग दिए और उनकी सबमरीन को इतना ऊपर लाए ताकि अमेरिकी सैटेलाइट उसे देख पाए और उन्हें पता चले कि उनकी सबमरीन न्यूक्लियर सबमरीन है, और जो कि अब अमेरिका के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो पीछे हट गए। अब हिंदुस्तान ने ढाका पर अपना ध्यान केंद्रित किया, जो कि पाकिस्तानी सेना ने भी अब तक ढाका को सुरक्षित करने के लिए काम शुरू कर दिया था। आने जाने के पुल और रास्तों को तोड़ना शुरू कर दिया था। अब शुरू हुआ था जंग का आखिरी खेल। अब इंडियन जनरल JFR जेकब जनरल नियाजी के पास सरेंडर डॉक्यूमेंट्स लेकर गए और पढ़कर सुनाया, लेकिन नियाजी तैयार नहीं थे क्योंकि नियाजी को अभी भी अमेरिका और पाकिस्तान से मदद मिलने की उम्मीद थी। लेकिन जनरल JFR जेकब ने उन्हें आधा घंटा का टाइम दिया और कहा कि इतने में अगर आप सरेंडर नहीं करेंगे तो हम सीज फायर खत्म कर देंगे और उसके बाद जो होगा उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। और साथ में ये भी धमकी दी कि अगर आप सरेंडर के लिए नहीं मानते तो हमने जो वेस्ट पाकिस्तान के जनरल के घर का हाल किया है
वहाँ पर जो बम मारी करके उसके घर को नष्ट किया है, वही हम आपके साथ भी कर सकते हैं और इससे आपके परिवार के साथ जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे। और इस बात से जनरल नियाजी थोड़े से घबरा गए और उन्होंने सरेंडर के लिए हाँ कर दी। आखिरकार पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने और जनरल नियाजी ने सरेंडर कर दिया और ये युद्ध खत्म हो गया। और इसी के साथ इंदिरा गांधी ने बांग्लादेशियों से जो 3 वादे किए थे कि शरणार्थी वापस जाएंगे और मुक्ति वाहिनी की हम मदद करेंगे और शेख साहब जिसे पाकिस्तान ने कैद कर लिया है उन्हें भी छुड़वाएंगे, और इन 3 वादों को बखूबी निभाया। और इसके बावजूद हिंदुस्तान ने कभी बांग्लादेश पर अपना तिरंगा नहीं लहराया या फिर उसे हिंदुस्तान में शामिल तक नहीं किया, उन्हें स्वतंत्र राष्ट्र ही रहने दिया। और इसके बाद 1972 में शिमला समझौते के तहत इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तानी सैनिकों को रिहा कर दिया। ये हिंदुस्तान का बड़प्पन ही तो है। हमें गर्व होना चाहिए कि हम ऐसे महान राष्ट्र में जन्मे हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।